क्लिक करेंगी गो लाइव तो फिर ये लाइव हो जाएगा. नाउ द ब्रॉडकास्ट इज लाइव. Yeah, sir. I can see now it's live. यस. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद विनीता जी, डॉक्टर मिश्रा जी, अविनाश कौर जी. हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ अविनाश कौर जी, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं कुछ शुरू करूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो लोग भी इस समय देख रहे हैं एक छोटा सा ब्रीफ आप बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं Yes, sir. सेशन Yes, sir. शुरू करूंगा. Yes, sir. A very good afternoon to all. On behalf of the Kalinga University, New Raipur, I, Dr. Vinita Diwan, welcomes all who are a part of this live session. Now, let me first introduce you to our special guest for today's session, Mr. Ujjwal Trivedi. सर, आपका हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. हमारे साथ पे हैं डॉक्टर MS मिश्रा, डीन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. अविनाश, you are most welcome. Our invited guest, Mr. Ujjwal Trivedi, is a senior journalist having a rich experience of more than 20 years in his field. He has been a reporter and a creative director of some of the prestigious news channels like NDTV, CNBC, E24, Zoom, and ABP News. Hailing from Bareilly, Uttar Pradesh, which is a land of poets and eminent literary figures, Sir could not remain untouched by his charm for the poetries, which is streaming in the form of Khamosh Khayal, in which we are able to see some of his best poetries talking about the realities of life. For today's session, Sir has spared his valuable time to guide us regarding acquisition of the various skills and their development in order to shape up the career of all those who are aspiring to build up their future in journalism and mass communication. Sir, you are welcome once again. थैंक यू विनीता जी. और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं. और उसके बाद अब मैं एक छोटे से सवाल के साथ शुरू करूंगा इस सेशन को कि जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं. ऐसा क्या है जो इस वक्त नहीं है और आप करने वाले हैं. क्योंकि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैं कुछ नया करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो इस समय नहीं है. और इस समय हमारे आसपास क्या नहीं है, इस समय जो जर्नलिज्म का सिनेरियो हमारे आसपास है, हमें उसको बदलना होगा. क्यों बदलना होगा, क्या क्या कमियां हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहली कमी मुझे जो लगती है, क्योंकि मैं 20 साल जर्नलिस्ट रहा और मैंने न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, वेब के लिए सब जगह काम किया. जो कुछ कमियां मुझे इस समय के जर्नलिज्म सिनेरियो में दिखती हैं, पहली तो है देयर इज नो एजुकेशन. So these news channels and news magazines, they are not educating you, they are just informing you. So there's a difference between informing you and educating you. Information एक हो सकती है कि 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई और 4 लोग घायल हो गए, पर एजुकेशन ये होगा कि क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतने से ज्यादा थी, सिग्नल्स खराब थे, इतना ट्रैफिक था, इतने लोग उसमें बैठे हुए थे, गाड़ी ओवरलोडेड थी और इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ. तो मैंने एक एक्सीडेंट की खबर को ही आपको एक एजुकेशन के तौर पर भी बताया और एक इंफॉर्मेशन के तौर पर भी बताया. तो क्या जर्नलिस्ट एक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं? जी नहीं. जर्नलिज्म सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, जर्नलिज्म एजुकेशन भी है. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन एंगल निकल कर आता है. जाहिर है अगर कोई दुख भरी, दर्द भरी घटना है तो हम उससे जुड़कर इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर वहां से शुरू होता है कि वो घटना हमको क्यों दिल को छू कर गई, क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसा क्राइम था, क्या ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था. तो सबसे पहले तो एजुकेशन मिसिंग है आज के जर्नलिज्म सिनेरियो से. दूसरा, नोबडी रेजेस अ क्वेश्चन. कोई सवाल नहीं उठाता. और सवाल आप किससे उठाते हैं? सवाल आप सिस्टम से उठाते हैं, सरकार से उठाते हैं, प्रशासन से उठाते हैं. अगर आप एक शहर की खबर कवर कर रहे हैं तो आप लोकल प्रशासन से सवाल करेंगे. अगर राज्य संबंधित मामला है तो आप राज्य सरकार से सवाल उठाते हैं. तो सबसे ज्यादा जरूरी इस बात ये हो जाता है कि आप सवाल उठा रहे हैं या नहीं. तो पहला, घटना के बारे में एजुकेट करना, क्या कमियां और खामियां हैं उसके लिए सवाल उठाना संबंधित प्रशासन से, शासन से. फिर जर्नलिज्म में एक मिशन होता है. अगर हम अपने आसपास कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जिसमें लोगों का ध्यान जाना चाहिए, मान लीजिए एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है समाज में, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास खाने को भी नहीं है, तो क्या हम एक ऐसा मिशन शुरू कर सकते हैं जिसमें हम
जिनके पास जिस चीज की अधिकता है और जिनके पास नहीं है वो आपस में बांटने की ओर प्रेरित हो। मान लीजिए किसी शहर में हरियाली नहीं है, पानी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, ऐसी समाज की तमाम समस्याएं होती हैं जिसके प्रति जर्नलिस्ट की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने समाज में कोई डिस्पैरिटी देख रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं है, बल्कि सवाल उठाने के बाद उनके उत्तरों को तलाशना भी है। तो जो मैंने आपको बताया, आज कोई एजुकेट नहीं करता, सवाल नहीं उठाता, कोई ह्यूमन एंगल दिखाई नहीं देता, सिर्फ इंफॉर्मेशन आती हैं, तरह तरह से आती हैं, कैची हेडलाइंस के साथ आती हैं। थोड़ी सी मची है कि कौन सी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आए, कौन सबसे ज्यादा उलझाने वाली हेडलाइन बनाता है, जिससे कि आपको यही समझ में ना आए कि अंदर होगा क्या, और आप इस कंफ्यूजन के साथ उस हेडलाइन को पढ़ना शुरू करते हैं या उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस बात की, वो एक क्लियर कट विजन लेने की है कि हम एजुकेट करें, हम घटना के बारे में बताएं, हम लोगों को ये बताएं कि इससे क्या सवाल उठता है, सवाल कहाँ पूछा जाना चाहिए, उसका उत्तर क्या होना चाहिए, कैसे डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि हर प्रोफेशन इस देश में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी बहुत बड़ी। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया है आप उसका भोंपू बनकर आप सब जगह उसका प्रचार करते रहे, बल्कि आपको ये बताना होगा कि जनता को क्या चाहिए, क्योंकि आप जनता की आवाज है। अगर आप जनता की आवाज बन सकते हैं, अगर आप ये बता सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, कहां ध्यान नहीं जा रहा है, सरकारी एजेंसी किस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। देखिए, एक बात यहां समझनी होगी कि सत्ता पक्ष अपना काम करता है सीट बचाने का, या चुनाव होते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट्स जीतने का। विपक्ष का काम होता है कि किसी तरह सत्ता पक्ष की लेग पुलिंग की जाए और उनको नीचे लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक जो जर्नलिज्म है, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका काम ये होता है कि जनता को क्या चाहिए, जनता पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या जरूरतें हैं, क्या कमियां खामियां हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान ले जाए। विपक्ष से भी बड़ी भूमिका होती है जर्नलिज्म, क्योंकि वो ये बताता है कि हमारे देश की जनता को क्या चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि फैक्ट चेक नहीं होता, फेक न्यूज इतनी ज्यादा है, फेक फैक्ट्स चल रहे हैं। हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एक मैसेज आया, उसे 20 लोगों ने फॉरवर्ड किया और 21वीं बार वो झूठ सच लगने लगता है, क्योंकि उसको 20 लोग बार बार भेज रहे होते हैं। मेरी जनरेशन के लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे कि हम लोग रेफर किया करते थे बुक्स में, किस राइटर ने क्या लिखा है, कहां क्या कहा गया है। आज इतनी जहमत कोई नहीं उठाता। आज जो बार बार फॉरवर्ड आ रहा है बस वही सच है, क्योंकि वो 20 बार फॉरवर्ड आ गया है। झूठ अगर बार बार कहा जाएगा तो वो सच नहीं होता। आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। मैं अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूं, कहीं किसी रेफरेंस का जिक्र नहीं होता, किसी रिपोर्ट को रेफर नहीं करते, किसी बुक को रेफर नहीं करते, किसी राइटर को रेफर नहीं करते। बस इंफॉर्मेशन आ रही है और आपके ऊपर फेंकी जा रही है, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को खुद ही समझ लें। 2 और 2 4 होते हैं या 5 होते हैं, किसी ने 6 समझ लिया तो 6 है, 7 समझ लिया तो 7 है। लेकिन कोई आपको सिलसिलेवार ढंग से नहीं बताता है कि ये जो खबर हुई है इसका क्या असर आप पर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। और जब जर्नलिज्म में ही इतनी सारी खामियां आ चुकी हैं तो आम जनता बेचारी पूछेगी किससे, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपने हिसाब से सच बताएगा, विपक्ष अपने सवाल अपने हिसाब से पूछेगा, क्योंकि उसको लेग पुलिंग करनी है। ऐसे में जनता जो जज होनी चाहिए, जिसके साथ खड़ा होना चाहिए जर्नलिस्ट, वो खड़ा ही नहीं। आज जनता अनाथ महसूस कर रही है खुद को, क्योंकि जर्नलिज्म अपने दायरे से बाहर हो चुका है, एक एजेंडा की तरह चल रहा है। मैं यहां पर किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत तर्कसंगत आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप किसी लोकल नगर पालिका के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं तो आप नगर पालिका से सवाल उठाइए, लेकिन वो आज देखने को नहीं मिलता है। पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप जनता की आवाज बने। लोगों को रिमाइंड कराना जरूरी होता है, लोगों को मोटिवेट करना भी जरूरी होता है, लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखाना भी जरूरी होता है, एक एनालिसिस करना भी जरूरी होता है। आप हवा में मोटिवेट नहीं कर सकते, आप लोगों को बाकायदा उम्मीद बंधा सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे रियल लाइफ हीरोज हैं जिनकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि
आधा मीडिया बटा हुआ है जो बॉलीवुड के लोगों को चमकाने में लगा रहता है, कौन किसके साथ, कौन सा खान, कौन कपूर किसके साथ डेट पर गया गई, या फिर सरकार के भोपू बने हुए हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। अरे जो आम लोग हैं उनकी कौन बात करेगा? अगर सब यही बताएंगे कि फला मंत्री, फला नेता ने यहां इस भाषण में ये बयान दिया, अभी फटी जीन्स वाला बयान आया, ठीक है, एक बार बयान आ गया, खत्म हो गया, लोगों ने उसके ऊपर निबंध लिखने शुरू कर दिए, ये कहा, फिर ये क्यों कहा, उसके किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? क्या लोगों ने फटी जीन्स पहननी बंद कर दी या शुरू कर दी? क्या जो जैसा जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है। इस बीच अगर आप कुछ ये बताएं कि आपके आसपास, आपके शहर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ अचीव किया है, कुछ नया किया है, कुछ बड़ा किया है, उसको प्रोत्साहित करिए, ताकि उसके प्रोत्साहन को देखकर 10 लोग और इनकरेज होंगे। ये भी तो मीडिया की जिम्मेदारी है। क्या मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फला मंत्री ने क्या कहा और किसके बयान पर कितना बवाल हुआ और कौन सा मैसेज वायरल हुआ और कौन किसके साथ डेट पर था और किसने कौन से कपड़े पहने थे, ये मीडिया है? जी नहीं, ये मीडिया नहीं। ये जो जर्नलिज्म आप देख रहे हैं, ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म आपको बताता है कि जो हो रहा है, पहली बात, उसका आपसे क्या सरोकार है। अगर कोई किसी के साथ डेट पर जाता है या कोई मंत्री किसी फटी जीन्स पर बयान दे भी देता है, तो क्या उससे आपके जीवन पर कोई असर पड़ रहा है? अगर नहीं, तो उसको जानने की जरूरत इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताया जाता है। आप ये बताइए, उन खबरों को बताइए जिनका सीधे आम आदमी से सरोकार है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी कमाई पर, आपके भविष्य पर, आपके बच्चों के भविष्य पर या आपके आने वाले सामाजिक विचारधारा पर पड़ सकता है। लेकिन इस तरह की खबरें दिखाई नहीं देती। जर्नलिज्म चटखारे वाली खबरों का नाम नहीं है। जैसे हम जब भोजन करते हैं, कुछ चीजें हम अचार चटनी खाते हैं, वो थोड़ी खाते हैं। अगर हम अचार चटनी से ही पेट भरने लगे तो हाजमा खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि हम जो मुख्य भोजन है वो कर ही नहीं रहे हैं। और यही हाल इस समय जर्नलिज्म का हो चुका है। हम अचार और चटनियां खा रहे हैं, हमने सैलेड खाना छोड़ दिया है, हमने रोटी चावल सब्जी खाना छोड़ दिया है, हम सिर्फ चटनियों और अचारों पर जिंदा हैं। ये चटनियां और अचार हमारे समाज का हाजमा खराब कर चुके हैं और आज आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आज के बच्चों से अगर पूछा जाए जर्नलिज्म क्या है, तो वो बताएंगे फटी जीन्स पर बयान जर्नलिज्म है। फिर वो बताएंगे कि फला फला के साथ डेट पर गया, वो जर्नलिज्म है। जी नहीं, कुछ भी ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म तो ये है कि आपके घर के पीछे जो खाली मैदान पड़ा था उसमें 4 लोगों ने मिलकर कैसे बढ़िया बाग बनाया है और ऐसे और कितने बाग आप अपने शहर में बना सकते हैं, ये है खबर। कैसे 4 लोगों ने मिलकर एक प्याऊ बनाया है जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की प्यास बुझेगी, वो है खबर। या आपकी नाली की सफाई नहीं होती है, या आपके कौन से अधिकार अब जिन पर असर हो रहा है उनके बारे में आप बताइए। आज मोरेटोरियम को लेकर एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। हमारी अदालतों में क्या हो रहा है इसके बारे में लोग जानने की इच्छुक ही नहीं रहते, मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदालतें इसी देश की हैं, ये अदालतें जो कहती हैं उसका सीधा असर आप पर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी मंत्री या नेता के बयान से ज्यादा असर इस बात से पड़ता है कि किसी अदालत ने क्या कहा। मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं कोशिश करता हूं हर बार कि मैं ऐसी कुछ खबरों को आपको बताऊं जो देश की अदालतों में हो रहा है। बहुत जरूरी है आपका यह जानना कि हमारे देश की अदालतें किस तरह का फैसला ले रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी आंखें खुली। क्यों खुली? क्योंकि जनता ने पहली बार ये जाना कि हम जो जानना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर्स नहीं दिखा रहे हैं, हम जो जानना चाहते हैं वो न्यूज चैनल्स नहीं बता रहे हैं। तो जनता ने सोशल मीडिया का रुख किया, और सोशल मीडिया का जब रुख किया तो लोगों को अपने हाथ में एक ताकत का एहसास हुआ कि यहाँ कोई तो है जो हमारी बात सुन रहा है, हम कहीं तो अपना दुखड़ा रो सकते हैं, वरना कोई न्यूज चैनल वाले नहीं आते। मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं। ये घटना पिछले साल मई की है। एक शो आया था पाताल लोक, उसमें एक गाली का इस्तेमाल किया गया था और वो गाली नेपाली शब्द के आगे इस्तेमाल की गई थी। और उसको लेकर हमारे देश का जो गोरखा समुदाय है, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं नेपाली बोली बोलने वाले, वो बहुत परेशान थे। उनके मेरे पास फोन आए कि सर हम इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज एजेंसी हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं। उस वक्त मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं था, बहुत छोटा प्लेटफॉर्म था। मैंने 14 मई को ही शुरू किया था, ये शायद उसके एक आध हफ्ते बाद की बात। मैंने कहा मैं आपको अपना मंच देता हूं, आइए और आप अपनी बात रखिए। ये होता है जर्नलिस्ट का फर्ज।
कि हमारे देश की जनता का अगर एक तबका परेशान है, वो सही है गलत है फैसला बाद में होगा, सही गलत का फैसला अदालत करेगी, लेकिन उनको बोलने का मौका, क्या आप उनको बोलने का मौका नहीं देंगे? ऐसा आप कौन सा न्यूज चैनल चला रहे हैं, कौन सी टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं कि आपको अपनी जनता के दुख दर्द की ही नहीं पड़ी? आप पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, एक छलावा दिखाना चाहते हैं, एक माया जाल आपने फैला रखा है कि आप ये दिखाएंगे जिसे बार बार, और सरकार तो खुश होगी, सरकार तो ऐसे जर्नलिस्ट से बहुत खुश होगी जो समाज की समस्याओं का जिक्र ना करे। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे बेरोजगारी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो कुछ और ही बताते हैं, वो बताते ही नहीं क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके शहर में ईश्वर न करे 10 क्राइम एक ही दिन में हो जाए और किसी अखबार में न छपे, आपको कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा कि हमारी कोई पूछ ही नहीं है। आपके शहर में अपराध पर अपराध हो रहे हैं और अखबार छाप रहे हैं कि फला मंत्री नेता ने क्या कहा और कौन किसके साथ डेट पर गया और बॉलीवुड में कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा शो आ रहा है। आपके दिल में दर्द नहीं होगा? मैं बतौर पाठक आपकी बात कर रहा हूं, बतौर दर्शक। आप नहीं चाहेंगे कि मेरे शहर में जो लोग इतने परेशान है, जो हमारे शहर में इतनी बड़ी दिक्कत है, उसके बारे में कोई बात करे? कौन करेगा? पहला धर्म क्या है? जनता से कनेक्शन ही नहीं है, पाठकों से कनेक्शन ही नहीं है, फिर कौन सा जर्नलिज्म करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका अखबार और आपका टीवी चैनल सरकार या सत्ता में बैठे 4 लोग देखें? सबसे बड़ी बात यही है कि आप क्या तय कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, क्या आप जनता को एड्रेस करते हैं? जनता आपके प्लेटफॉर्म पर जनता क्यों आएगी? जब आप मेरा दर्द बताएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। आप तो मेरा दर्द बताते ही नहीं, आपने तो कहीं मेरा जिक्र ही नहीं किया। इसमें मैं जो कि एक आम आदमी हूं, आपके न्यूज चैनल पर तो दिखता ही नहीं, आपके अखबार में आम आदमी तो दिखता ही नहीं, तो मैं कहां जाऊं? क्यों ना मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरा दुख दर्द मुझसे मेरा सुना जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा पागलपन इसी बात को लेकर होता है। अनबायस्ड अप्रोच खत्म हो रही है, बायस्ड है, एजेंडा पर काम होता है। मैं यहां किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा, और ये सभी स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, लोकल प्रशासन के स्तर पर, सब जगह पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं होती चीजों को। आपको लोगों की सोच बदलनी होगी। आप जानते हैं असली जीत कब होती है? जब आप लोगों का मन बदल देते हैं। आप किसी की कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर कहें कि कह दो इस दिन को कि ये रात है, और वो कह दे रात है, तो आप जीत गए? जी नहीं, आप जीते नहीं। वो आपका डर है, वो आपकी रिवॉल्वर का डर है, आपके पद का डर है, आपकी ताकत का, आपके बल का डर है। जिस दिन आपने सोच बदल दी, उस दिन आप जीत जाएंगे। सोच बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? सोच बदलने के लिए पहले तो आपको जुड़ना होगा। आप जर्नलिस्ट अगर बनना चाहते हैं, आप चाहें यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, आप किसी टीवी चैनल में काम करना चाहते हैं, आप अखबार में काम करना चाहते हैं, पहले आपको आम आदमी से जुड़ना होगा, उसके दिल की, उसके मन की बात जाननी होगी। मन की बात बहुत लोग करते हैं हमारे देश में, आम आदमी के मन की बात नहीं होती। आम आदमी के मन की बात करने का फर्ज बनता है एक जर्नलिस्ट का, ये होता है। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पहले तो आप इन चुनौतियों को समझिए। चुनौतियां हैं आपके सामने, आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप जो ये अखबार लेकर बाजार में जा रहे हैं, चलिए आजकल अखबार नहीं बिकते, लोग मोबाइल पर अखबार पढ़ते हैं, जो भी आपका न्यूज मीडिया में जो भी प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो आम आदमी का दर्द। और यहां पर इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही कि हमने ये छाप दिया कि हमारे शहर में 10 चोरियां हुई। ये फर्ज नहीं है आपका। आपकी जिम्मेदारी वहां तक बनती है जब ये 10 चोरियां 5 चोरियों में ना बदल जाए और 5 से बिल्कुल क्राइम खत्म ना हो, तब तक आप उस पर लगे रहें कि आम आदमी की दिक्कत क्या है, क्यों लगे हैं लोग इस पर, ऐसा क्या है जो हम इसको कम कर दें, ऐसा क्या है जो हम इसको खत्म कर दें। सवालों के जवाब आपको ढूंढना है, और जब तक आप सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारी वैल्यूज कहां जा रही? हमारी वैल्यूज लोग आप लोगों ने सुना होगा, अरे अब तो हमारे मूल्यों के साथ समझौता हो रहा है, हमारी वैल्यूज नीचे जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? इसीलिए जा रही हैं, इसीलिए जा रही हैं क्योंकि हम समझौते कर रहे हैं। हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम अपने रियल हीरोज की बात नहीं करते, हम अपने आसपास ध्यान ही नहीं देते। हमारी भाषा का स्तर,
एक वक्त था जब न्यूज़पेपर्स को, अखबारों को ये कहा जाता था कि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी अखबार पढ़िए, हिंदी सीखनी है हिंदी अखबार पढ़िए। आज भाषा का स्तर भी नीचे हो चला है। जब तक आप एक तलवार की धार पर नहीं चलेंगे, तलवार की धार पर चलना है जर्नलिज्म, लोग तुरंत कह देते हैं आप बायस्ड हो गए। बहुत से लोगों ने मेरे बारे में भी कहा कि आप तटस्थ होकर रिपोर्टिंग कीजिए। मैंने कहा तटस्थ होकर रिपोर्टिंग नहीं होती, आम आदमी से जुड़कर होती है। मैं तो आम आदमी से जुड़कर रिपोर्टिंग करूंगा क्योंकि मैं तो उसकी समस्या उठा रहा हूं, मैं कोई मेरी समस्या नहीं उठा रहा हूं। मैं जर्नलिस्ट सरकार की समस्या आपको बताने के लिए नहीं बना हूं, न सरकार का पब्लिसिटी चैनल बनने के लिए आपका जर्नलिज्म कर रहा हूं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि 130 करोड़ तो आप हैं, सत्ता में तो 100-150 लोग बैठे हैं। मेरा अखबार 130 करोड़ लोग पढ़ेंगे, वो मैं चाहूंगा उनका दुख दर्द आए, देश की बात आए। देश किससे बनता है? सरकार से नहीं बनता, देश आम जनता से बनता है। जब 130 करोड़ का दर्द निकलकर उस न्यूज प्लेटफॉर्म पर आएगा ना, आप यकीन मानिए वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अखबार हो, कोई टीवी चैनल हो, लोग उससे जुड़कर देखेंगे क्योंकि लोग अपना दर्द देखना चाहते हैं। फिल्म वाले क्या करते हैं, ये आप ही के जीवन की कहानियों को पर्दे पर दिखाते हैं और फिर कहते हैं देखो कितना रेलेवेंट है, और आप भी कहते हो हाँ इस हीरो के साथ जो हुआ ऐसा ही तो मेरे दोस्त और मेरे साथ हुआ था। वो रेलेवेंस आता है, तब उसमें मजा आता है, तब आप कनेक्ट होते हैं। जब वो कनेक्ट ही मिसिंग होगा तो आपको कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन आप किसको आप सुधारेंगे, कहां आप देश को लेकर जाएंगे? क्या चाहते हैं आप? अगर आप ये चाहते हैं कि आपका न्यूज प्लेटफॉर्म एक ऐसा आइडियल प्लेटफॉर्म बने कि लोग चाहें कि हाँ फला प्लेटफॉर्म पर हमारी बात आती है, हम उसको देखेंगे, हम उसको मानेंगे, वहां हमें इंतजार रहेगा कि हमारा अगला मुद्दा कब उठाया जा रहा है। देश की जनता का मुद्दा अगर आपने उठाना शुरू कर दिया, यकीन मानिए सत्ता पक्ष विपक्ष ये सब आपसे डरेंगे। और इनको डराना इसलिए जरूरी नहीं है कि हम कोई खौफ कायम करना चाहते हैं, डराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डर इनमें जिम्मेदारी का एहसास करवाएगा, वो जिम्मेदारी जो देश की जनता के प्रति बनती है। आज हमारे देश में किसी मंत्री के पैर नहीं कांपते कि वो इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी लिए बैठा है 130 करोड़ की। वो बेपरवाह होकर घूमते हैं क्योंकि उनसे सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। जिस दिन सवाल उठाने वाला पैदा हो जाएगा उस दिन सही जर्नलिज्म होगा। ये है सही जर्नलिज्म। सही जर्नलिज्म ये बिल्कुल नहीं है कि कौन से मंत्री ने किस भाषण में क्या कहा, क्योंकि मंत्री तो कहते हैं, कहते थे और कहते रहेंगे, पर देश हमारा नहीं बदला है। देश नहीं बदला है। आज जो पार्टी सत्ता में है पहले विपक्ष में थी, आज जो विपक्ष में है वो पहले सरकार में थे। आप बताइए क्या कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं। सब अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने में लगे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन ही है, पॉलिटिक्स कोई देश सेवा नहीं। और चलिए एक बार को मैं आपसे कह दूं कि जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन को कम से कम ईमानदारी के साथ तो करिए। जैसे पॉलिटिशियंस बड़ी ईमानदारी के साथ अपना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं कि सत्ता पक्ष में आ गए तो कुर्सी जाने नहीं देंगे, विपक्ष में आ गए तो सरकार को नीचा दिखाएंगे। अरे ऐसे जर्नलिस्ट तो बनिए कि सबको आईना दिखाइए, प्रोफेशनली सच बनकर दिखाइए, ये है आईना, ये है आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, करिए ना, बनिए जर्नलिस्ट। कैसे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? या आप किसी का पीआर बनना चाहते हैं? अगर पीआर बनना हो तो पीआर बनना, फिर जर्नलिस्ट मत बनना। आजकल लोगों ने फर्क को मिटा दिया, पीआर जर्नलिस्ट हो गए हैं। काम पीआर का करते हैं, कहते खुद को जर्नलिस्ट हैं, सवाल उठाने से डरते हैं, अनबायस्ड अप्रोच नहीं, और सवाल उठा भी दे तो उसके उत्तर तलाशने से तो कोसों दूर रहते हैं। इंफॉर्मेशन ऐसी कि हमको ज्यादा टीआरपी मिल जाए, हमारे वेब पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, हमारा बहुत नाम हो जाए और हम उसका सॉल्यूशन कुछ भी ना दें। आज तक किसी अखबार ने, किसी समाचार पत्र ने समाज की किसी समस्या का बीड़ा उठाया? ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अगर एक मीडिया प्लेटफॉर्म, आप एक जिम्मेदारी उठाइए कि मैं इस चीज को खत्म करूंगा। शायद आप खत्म ना कर पाए, कम से कम 10%, 20% कोई तो अवेयरनेस आप लेकर आएंगे। सरकार का कुछ तो काम हल्का करेंगे। जर्नलिस्ट का काम तो सरकार का भी होता है। जर्नलिस्ट का काम सरकार का है, जर्नलिस्ट का काम विपक्ष का है, जर्नलिस्ट का काम मीडिया का काम आईना दिखाना। आप सरकार बनकर जिम्मेदारियों को निभाएं, विपक्ष बनकर सवाल उठाएं, उत्तर तलाशें, और जनता बनकर उन दुख दर्दों को समझें और
मीडिया का एक और काम करें, आप आईना दिखाएं और आईना दिखाने के बाद काम आईना दिखाने के बाद शुरू होता है। आईना तो दिखा दिया, ये तो है गड़बड़ी, ये तो है कमी, ये तो है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ठीक कैसे होगा, कौन इसे ठीक करेगा, कहां हम सवाल करें? सही जगह, सही समय, सही व्यक्ति से सवाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सुधार आए। लेकिन उसी बात की कमी, कोई अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको एक आसान रास्ते की तलाश है। इंपैक्ट नहीं आ पाता, इसी वजह से कोई असर नहीं होता। आपने देखा कि किसी समाचार पत्र में ऐसी कोई खबर छपी हो जिससे समाज या दुनिया बदल गई हो? अगर आप दुनिया नहीं बदल सकते, अगर आप सोच नहीं बदल सकते, तो आपको पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं। जिस दिन आप लोगों की सोच बदल देंगे, जिस दिन आप लोगों के अप्रोच का तरीका बदल देंगे, उस दिन आप जर्नलिस्ट। आप क्या इंफॉर्मेशन सेंटर खोला हुआ है कि कहां क्या हुआ आपको बता देना है, बस खत्म। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर होता है, 10 बजे वाली गाड़ी 11 बजे जाएगी, बस खत्म। क्या जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन का वो शीशे का बक्सा है जो रखे रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पर? जी नहीं। आप सवाल उठाइए, सोच बदलिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करिए। जो लोगों ने आज तक नहीं सोचा है, वो आपकी बात सुनकर उनको सोचना चाहिए। आपके लिखे हुए को पढ़ने के बाद उनके मन में नया सवाल कौंधना चाहिए और उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि उनको उस सवाल का जवाब ना मिल जाए। यह है जर्नलिज्म। इस तरह का जर्नलिज्म इस देश में कोई कर नहीं रहा, क्योंकि सबको टीवी चैनल्स की मजबूरियां होती हैं। मैं जानता हूं, मैंने 20 साल टीवी चैनल्स में काम किया है। बहुत बड़ा स्टाफ होता है, बहुत मोटी सैलरी देनी होती है, बड़े खर्चे चलाने होते हैं। वो धन्य हो सोशल मीडिया का, ये लगभग मुफ्त में चलता है। 300 रुपए का भी आपने चार्ज करा लिया तो आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चला सकते हैं। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो सीना चौड़ा करके मैदान में आना होगा और सवाल पूछना होगा। सवाल पूछते वक्त आप बायस्ड ना हो। ये ना सोचें कि आपका सरनेम क्या है, ये ना सोचें कि आपके परिवार ने वोट किसको दिया, किसी को भी दिया। आज लोग बचाव करने में लग जाते हैं, खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना कोई कह दे कि हमने जैसे वोट दिया था वो गलत है, ये हमारे ईगो पर आ जाएगा। आप अपने देश पर लीजिए, ईगो पर नहीं। आपका ईगो कुछ नहीं है, आपका देश सबसे बड़ा है। और अगर देश पर आ रहा है तो सवाल उठाइए, आंखों में आंखें डालकर सवाल उठाइए। और अगर आपकी बात सच्ची है तो आप किसी से डरेंगे नहीं। डरने की क्या जरूरत है? आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं क्या? अगर आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, देश के लिए मांग रहे हैं, तो वो डर आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंडा के तहत कुछ बोलेंगे, किसी एजेंडा के तहत आप कुछ मांगने जाएंगे, तब आपकी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि आप झूठ के साथ खड़े होंगे। और जब आप सच के साथ खड़े होंगे तब आप अपनी बात खोलकर कहेंगे, दिल खोलकर। सच कहने और सच सुनने की हिम्मत रखिए। देश की जनता की कमी है सबसे बड़ी कि आज तक कभी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उंगली नहीं उठाई। अखबार ने जो छापा चुपचाप पढ़ लिया। आपको परोसा जाता है एजेंडा बनाकर कि आज हम आपको यही सुनाएंगे। आपने कभी सवाल उठाया कि हमको ये नहीं सुनना है, हम कुछ और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत कुछ और है। आपने हमारी जरूरतों को नहीं समझा। ये वो सारी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, रेडियो पर, अखबार में हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई कॉलेज मैगजीन चलाना हो, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात होती है कि आप ये जानें कि आप किन समस्याओं को, किन सवालों को उठाने वाले हैं। जब आप सवाल तय कर लें, फिर आप ये तय करें कि ये सवाल आप किससे पूछने वाले हैं, कितने लोग अफेक्टेड, किन पर असर पड़ेगा, कहां गलतियां हैं, कहां खामियां हैं, क्यों गलतियां हैं, कैसे दूर होंगी। लोगों की राय लीजिए, सबसे पूछिए, अपनी अकल लगाइए। हमारे देश में बहुत कुछ लिखा गया है, उसे पढ़िए, रेफर कीजिए। जरूरत पड़े तो उस समस्या से जूझ रहे बाकी के देशों ने क्या किया, कैसे ये सारा मामला ठीक किया गया, उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट बनाकर लेकर जाइए और अपने सजेशंस दीजिए। और फिर सरकार से पूछिए सवाल कि देखिए ये है समस्या, हमने कहा था ये सॉल्यूशन है, ये क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या कमी है, क्या खामी है। आप टैक्स पे करते हैं, आप इस देश की सरकार को देश चलाने के लिए पैसा देते हैं। जी नहीं,
आप उन पर कोई एहसान नहीं करते, ये आपका फर्ज है। लेकिन साथ ही दूसरा फर्ज यह है कि जब काम पूरे ना हो तो आप सवाल पूछें, क्योंकि पैसा आपने दिया है, देश आपका है, आप देश हैं, आपसे देश चलता है। जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया, उस दिन राजनेता तो तैयार बैठे ही, उनको तो एक बार सांसद मिलने पर जिंदगी भर पेंशन मिलने ही वाली, उनको कौन सा आपकी तरह धूप में खड़े होना है, वो तो आपसे पहले भाग जाएंगे। वो अगर भाग रहे हैं तो गलती आपकी। देश की जनता को टीचर वाला किरदार भी निभाना पड़ता है देश चलवाने के लिए। जैसे टीचर हाथ में लेकर छड़ी और पूछते हैं ये होमवर्क क्यों नहीं किया, ये रोल आपको निभाना है, ये रोल मीडिया को निभाना है। और मीडिया को आपके साथ आपकी वो छड़ी बनकर खड़ा होना होता है, जहां पर आप सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले आपको एक ईमानदार टीचर भी होना पड़ेगा। बेईमान टीचर ये सवाल नहीं पूछ सकता। ईमानदार टीचर पूछ सकता है, जिसने सही से पूरा लेसन पढ़ाया होगा कि मैंने तो इतना अच्छे से पढ़ाया था, तुमने क्यों नहीं याद किया, बोलो, जवाब दो। ये होता है जर्नलिज्म। आज किसी को जर्नलिज्म का मतलब नहीं पता है, सब दुकानें चला रहे हैं। कौन सी खबर चलेगी, कौन सी हेडलाइन कैची है, किस पेपराजी ने कौन सा पिक्चर भेजा है, अरे लोग ये नहीं सुनेंगे। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर हमेशा वो बात की जो लोग जानना चाहते थे, जो लोग समझना चाहते थे। और अगर कुछ ऐसा था जो लोग नहीं जानना चाहते थे तो मैंने बताया कि ये आपके लिए जानना जरूरी है। आप शायद नहीं जानते हैं, पर इसको जानिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं जाना तो आपका होना ही व्यर्थ हो जाए। मैं डॉक्टर मिश्रा, अविनाश कौर और विनीता जी से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई सवाल है, आप कुछ लेना चाहते हो, कि मैं काफी देर से बात कर रहा हूं और मुझे पता नहीं कि मैं किस ट्रैक पर हूं या नहीं। जी सर। सर आपने बहुत अच्छा कहा अभी। सर एक्चुअली जो आपने कहा कि न्यूज पेपर्स जो है वो सरकार के बारे में छापते हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो भी तो पेड मीडिया है। आजकल पेड मीडिया की बात बहुत चल निकली है कि उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप वही छापिए जो हम आपको कह रहे हैं। तो इसमें फिर आम जनता तो क्या कर सकती है इसमें? मैं बहुत अच्छा सवाल है। हमारी खबर छापते ही नहीं वो। बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। मैं इसका बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल दूंगा। हम सबके सामने, आप माइक अपना अगर ऑफ कर लेंगी विनीता जी, आपके माइक से आवाज आ रही है। हमने रीसेंट एग्जांपल देखा, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। जनता उनके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन कोई न्यूज मीडिया बात नहीं कर रहा था। रिपब्लिक टीवी 15 जुलाई के बाद आया। मैं 15 जून से 15 जुलाई के बीच की बात कर रहा हूं। सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग शोर मचा रहे थे, सवाल कर रहे थे। रिपब्लिक टीवी को समझ में आया, रिपब्लिक टीवी कंगना रनौत को लेकर आया, और फिर उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ, और फिर तो हर टीवी चैनल ने, हर अखबार ने कवर किया। तो इस एक महीना क्या हुआ ऐसा जो 15 जुलाई के बाद लोगों ने कवर करना शुरू कर दिया, लेकिन 15 जुलाई तक नहीं किया था? क्या था वो? यही था, आपको यानी देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लेना। सोशल मीडिया का रोल यहां पर बहुत अहम हो जाता है, जहां पर आपको अपनी बात कहने से पहले किसी की परमिशन नहीं लेनी है। आप अपनी बात रखते हैं, ट्विटर पर आप हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, यूट्यूब पर आप अपना वीडियो करते हैं, फेसबुक पर अपना वीडियो करते हैं और बताते हैं। ये आप लोगों ने, देश की जनता ने देश के मीडिया को बताया कि क्या जानना जरूरी है। मैं यहां पर इस बात की बहस नहीं कर रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को कवर करना जरूरी था या नहीं था। हम इसको एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। हम अब इस बात पर बात कर रहे हैं कि देश की जनता क्या जानना चाहती थी और कैसे उसने देश के मीडिया को यह बताया। विनीता जी, आपने अगर मेरे कुछ वीडियोस देखे हों, मैंने बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर यह बताया है कि देश के अखबार छापते क्या हैं। सब्सिडी मिलती है इन्हें कि जनहित की खबरें छापो। जनहित होता क्या है? जनहित क्या मेरा हित है? मेरा कोई पर्सनल एजेंडा जनहित है? जी नहीं, आम लोगों का, जिसमें बहुतायत लोगों की, हमारे देश के अलग अलग तबके के लोगों का जिसमें हित हो, उसकी खबरें हम बताएं। इसके लिए हमें सरकार रियायत देती है। सरकार कहती है आप सस्ता पेपर ले लो। चलिए आज हम न्यूज़पेपर की बात ना करें, क्योंकि अब न्यूज़पेपर का चलन
धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग वेब पर पढ़ते हैं। लेकिन सरकार जो तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है वो इसीलिए कराती है कि आप जनहित की बात करें, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई नहीं हुई है। आज अगर हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष पर उठाते हैं, मैं तो कहता हूं सरकार को भी एक साइड करिए और विपक्ष को भी एक साइड करिए। पहले तो जर्नलिस्ट जितने हैं हमारे देश के, जो जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे सीधे सवाल करिए कि भाई आपने अब तक ये सवाल क्यों नहीं उठाए। सत्ता पक्ष विपक्ष पॉलिटिशियंस हैं, हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं उस बहस में पढ़ूंगा तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, और हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं। हम देश की जनता के हक की बात करने आए हैं। देश की जनता के हक का पहला जो वकील होता है ना देश की जनता के हक का, वो एक जर्नलिस्ट होता है। वो करता है पैरवी, वो कहता है कि हमारे देश में फला समस्या क्यों है और क्यों अब तक इसका समाधान नहीं हुआ। अगर आप वकील ही खत्म कर देंगे तो मुकदमा कौन लड़ेगा, अदालतें ही खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी तो वकील होता है, और देश की जनता का जब वकील जर्नलिस्ट है और वो वकील अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो सवाल तो सबसे पहले उससे पूछने होंगे। ये बात की बात है कि पेड मीडिया है। ऐसे तो लोग जब अदालतों में मुकदमे चलते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे वकील को खरीद लिया गया, वो एक अलग बहस। यहां तो पहले बात यह है कि वो तो नदारद है, सीन में ही नहीं है। आप बताइए कौन सा अखबार है जिसका आज हम वेट करते हैं कि वहां आम आदमी की बात होगी। ज्यादातर खबरें आपको मालूम होगा इसलिए छपती हैं कि फला जगह हेडलाइन है तो हमने भी छापा, देखो हम पीछे नहीं है। ये आपस की राइवलरी चला करती है न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की, कि देखो उसको जो हेडलाइन मिली हमने उससे ज्यादा मसालेदार बनाई है। हम उस खबर में छूटे नहीं हैं, पीछे नहीं है। हमने हाथरस मामला कवर किया, उसने बंगाल मामला कवर किया। यहां आम जनता के लिए खबरें कवर नहीं हो रही हैं, आपस की राइवलरी दिखाने के लिए। उसने हम वहां 4 रिपोर्टर भेजे, मैं 6 भेज दूंगा। ये 6 रिपोर्टर भेजने से आप देश की जनता का हक दिलवा रहे हैं क्या? तो अगर आप अकेले भी खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल में दम होना चाहिए। लोग कहते हैं फला न्यूज प्लेटफॉर्म को इतने लोग फॉलो करते हैं, आप एंड पर पहुंच जाते हैं, आप शुरुआत में नहीं जाते। शुरुआत कहां से होती है? जब आप एक अकेले खड़े होकर भी सवाल कर रहे हो, लेकिन आपके सवाल में अगर दम होगा, लोग दूसरा प्लेटफॉर्म छोड़कर भी आपके साथ आकर खड़े होंगे कि हाँ आप बात सही कर, वो बहुत जरूरी। यहां लोग जो टीआरपी की रेस में चलते हैं, मैंने न्यूज चैनल में 20 साल काम किया है विनीता जी, बहुत सी बहस होती थी, ये खबर नहीं चलाएंगे, लोग नहीं देखेंगे। हम झगड़ा करते थे कि नहीं ये खबर है इसलिए चलाओ, मत देखने दो। 10 बार नहीं देखेंगे, 11वीं बार समझ में आएगा। एक परसेप्शन बिल्डिंग होती है, आपने अपना परसेप्शन कैसा क्रिएट किया। कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि टीआरपी में हमेशा हिट। मैंने कहा ना, अचार और चटनी बहुत बढ़िया है, स्वाद मजा आ गया, लेकिन पेट का कचूमर निकल गया, देश का कचूमर निकल गया। मसालेदार खबरें दिखा दी, दिन रात चटखारे लेकर लोग आपके चैनल पे चिपके हुए हैं, लेकिन वो हाजमा खराब कर दिया आपने लोकतंत्र का। हाजमा दुरुस्त करने का काम कौन करेगा? डॉक्टर की कड़वी गोली करती है ना, कब जाओगे? जब पेट में अल्सर हो चुका होगा, डॉक्टर कहेगा अब तो ऑपरेशन करना है, फिर जाओगे कड़वी दवा खाने, फिर कहोगे अरे मैंने क्यों नहीं समय पर लौकी और करेला खाया, क्यों मैं नींबू के अचार और तीखी चटनी के पीछे भागता रहा। तो ये हमें वो समझाने की जरूरत। आज जो बच्चे जर्नलिज्म में आने वाले हैं, पहले वो ये तो समझे कि जर्नलिज्म है क्या, क्योंकि मुझे तो डर इस बात का है कहीं वो ये ना समझ ले कि जो आजकल चल रहा है वो जर्नलिज्म, ये वो जर्नलिज्म है ही नहीं। बहुत से बच्चों के मन में जो आजकल चल रहा है बस उसी को लेकर उनके मन में छवि बनी हुई है कि यही जर्नलिज्म है, ये जो देख रहे हैं, तो वो उस चीज को ही बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज्ड है। ये सेशन स्पेशली हमने इसीलिए रखा था। आपने आज बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दी। बच्चों को एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि जर्नलिज्म एक्चुअली है क्या। अगला सवाल मिस अविनाश पूछना चाहूंगी। एक बात मैं बोलना चाहूंगा राशि, उसके बाद जर्नलिज्म एक लाइन में वो है, जो भी सुन रहे हो उसको ध्यान से सुने। जो पहला प्रश्न आपके दिमाग में कौंधता है बिना ये सोचे कि कितने लोग इसका उत्तर जानना चाहते हैं, बल्कि ये सोचते हुए कि ये कितना जरूरी सवाल है, क्या इसको कोई नहीं पूछ रहा, मैं पूछूंगा, ये सवाल बहुत जरूरी है, वो है जर्नलिज्म। सही बोला सर आपने। एक्चुअली जर्नलिज्म यही है कि आपके अंदर सबसे पहले सवाल आने चाहिए कि हमें पूछना है तो, और बिना डरे पूछो। सबसे पहली चीज तो यही। सर एक क्वेश्चन है हमारी स्टूडेंट का, ग्रुप में मुझे मैसेज किया उसने कि मैम आप सर से जरूर पूछिएगा कि रिसर्च करना मीडिया में कोई भी खबर को लेके वो कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। मैं इसका जिक्र इस तरह से करूंगा कि मैं बहुत पहले, शायद मेरे बचपन में, मैं
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल, वो बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल था, लेकिन उसकी पहली लाइन मुझे याद है, किसी बड़े राइटर से ली गई थी, और वो पहली लाइन थी कि बेइल्म कौम मुर्दा समान, यानी एक ऐसी कौम, एक ऐसा धर्म या ऐसी लोगों का जत्था जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो मुर्दे के जैसे। आप सोचिए, मैं उस पूरे आर्टिकल को भूल चुका हूं, लेकिन मुझे उसकी पहली लाइन इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत वेल रिसर्च्ड आर्टिकल था। मैंने कहा ना कि लोग रेफर करना भूल गए हैं, कौन सी किताब में कौन से राइटर ने, रिमाइंड कराना जरूरी है। आज हम और आप जिन किताबों को पढ़कर बड़े हुए हैं, आने वाली पीढ़ी उन किताबों को भूल चुकी होगी, कहेगी अच्छा ऐसा भी कोई किताब हुई थी क्या, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो आपको बताना जरूरी है, वो कहना जरूरी है, वो बार बार उस पर आना जरूरी है। वेल रिसर्च होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी अपनी टांगे ही कमजोर होंगी। सबसे पहले आपको अपनी टांगे, अपने पैर मजबूत करने, और आप कब होंगे, जब आप कोई बात कहेंगे और आप उसके 10 रेफरेंस देंगे कि फला फला जगह भी है, फला जगह भी है, फला रिपोर्ट में भी है, और ये देखो मैंने इसकी 10 रिपोर्ट पढ़ी है, 10 बुक्स में लिखा है, और उसके हिसाब से मेरा अपना कंक्लूजन ये कहता है कि ऐसा ऐसा ये होना चाहिए। तब आपके पैर मजबूत होंगे, तब आपके माथे में वो चमक आएगी, आपके सवाल में वो चमक आएगी कि सामने वाला आपसे डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ गलत बोल दूं और मेरी बात काट दी जाए। वो यहीं से आता है, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर तभी दिखे। आई होप स्टूडेंट्स का आंसर मिल गया होगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर तभी आता है जब उसको अपने पास जितने भी फैक्ट्स हैं उस पर भरोसा हो, या उसने उस चीज को बहुत ज्यादा गो थ्रू किया हो। सो आई थिंक आज में बहुत सारी चीजें सर ने, आपने इतना अच्छा बताया है कि एक्चुअली व्हाट इज जर्नलिज्म। बिकॉज हम पढ़ाते हैं क्लास में, वो सुनते हैं, बट वो जो देखते हैं वो पूरा इंटायर डिफरेंट सिनेरियो होता है। सो आई होप ये जो हमने आज करवाया है कंडक्ट सेमिनार या वेबिनार, वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल इस वे में हो कि वो फ्यूचर में समझ पाए कि एक्चुअली जर्नलिज्म जो आप पढ़ते हो और जो आप देख रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है और आपको करना क्या है बेसिकली। सो आई थिंक विनीता मैम, स्टूडेंट्स का ये सारे डाउट्स जो भी हैं ऑलमोस्ट सर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड से लेके अभी तक में आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना पूछे ही क्लियर कर दी हैं कि एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू। बट स्टिल मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ में कि निडर होके बोलने के अलावा, रिसर्च करने के अलावा और कौन सी टेक्निक्स और स्किल्स हैं जो जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट को यूज करनी चाहिए। एक ही टेक्निक है और वो निरंतर करनी होती है। निरंतर मतलब हर वक्त 24 घंटे सवाल आपको ढूंढने होते हैं, पूछने होते हैं, उनके उत्तर तलाशने होते हैं। पहले तो आपको अपनी देश की समस्या को, आप सवाल हवा में तो नहीं पूछ सकते ना, बारिश क्यों नहीं हुई, बारिश क्यों नहीं हुई, इससे पहले आपको जानना होगा कि बारिश का मौसम कब होता है, बारिश का मौसम इस समय क्यों आता है, इस समय कौन सी फसलें होती हैं, किन फसलों को कितना पानी चाहिए, ये फसलें समय पर होंगी तो समय पर, आप समझ रहे हैं ना। एक बात का जो सिरा है वो पीछे कई चीजों से जुड़ा होता है। सवाल पूछने का मतलब ये है, सवाल हर वो व्यक्ति पूछेगा जो समस्या समझेगा। समस्या समझने के लिए देश को समझना होगा, हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं, हमारी कितनी जनसंख्या है, हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह से वो पूरी होती हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, अगर वो हमें नहीं मिले तो किस तरह से असर होगा, हमने पिछले कुछ सालों में क्या देखा है, क्या कमियां रही हैं, अभी आगे की क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्यों हैं, क्या ऐसा हो जो चैलेंजेस कम हो सकते हैं, उन चैलेंजेस को रोकने में कौन आड़े आ रहा है, क्यों आड़े आ रहा है, क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है या उसके पीछे कोई सोशल इशू है। हम आंख बंद करके कह देते हैं हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर रात 7 बजे के बाद महिलाओं के साथ अपराध हो जाता है। क्यों होता है, कैसे शहरों में होता है, किस तरह के लोग अपराध करते हैं, क्या उनकी शिक्षा है, क्या कानून में खामियां हैं, क्यों वो नहीं पकड़े जाते, या पकड़े जाते हैं तो क्यों दंड नहीं मिलता, वो किस वजह से करते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी होती है। हर अपराध के पीछे की, हर समस्या के पीछे की एक बैक स्टोरी होती है, उसको जानना समझना जरूरी है। और बात इतने से नहीं चलता कि वो ऐसे ही होते हैं, ये पूर्वाग्रहों से नहीं चलता। आप बिल्कुल साफ क्लीन स्लेट बनकर आइए इस दुनिया, ऐसा ही होता है। हरियाणा में ऐसा ही होता है, यूपी में ऐसा ही होता है, बंबई में ऐसा ही होता है, दिल्ली में यही होता है। अच्छी बात है आपको पता है,
लेकिन इस पूर्वाग्रह से इस हद तक ग्रसित मत हो जाइए कि आपकी अपनी सोच काम करना बंद कर दे, क्योंकि कोई है जो आपके दिमाग में एजेंडा भर देता है। क्यों नहीं होता? उदाहरण के तौर पर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर में महिलाओं के साथ बहुत अपराध होते हैं, या आमतौर पर अपराध बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्या वजह? चलिए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो दिल्ली में बड़े कॉमन है और मुंबई में नहीं होते। लोगों ने कहा, मैं नॉर्थ में भी रहा हूं, दिल्ली में भी रहा हूं, मुंबई में भी रहता हूं। मैंने ये समझा कि दिल्ली एनसीआर जो एक इलाका है, यहाँ कई राज्यों की सीमाएं मिलती, कहीं हरियाणा है, कहीं यूपी है, कहीं वो दिल्ली है, कहीं वो पंजाब हो जाता है, राजस्थान की तरफ भी निकल जाता है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से टाल दिया जाता है कि फला पुलिस का मामला है, तो लोग अक्सर अपराध करके दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। गाड़ी चोरी होना बड़ा आम क्राइम हुआ करता था आज से 10 साल पहले, जब मैं दिल्ली में 2 साल था। मैंने कहा भैया गाड़ियां बड़ी जल्दी उठ जाती है, मुंबई में तो कोई गाड़ी किसी की नहीं उठा के ले जाता, ऐसा यहाँ तो बड़े कॉमन सा है कि साहब वो नोएडा से उठा ले जाते हैं गुड़गांव, तो दूसरी पुलिस का हो गया। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मुंबई में वो क्राइम नहीं होता। मुंबई में लोग कहते हैं रात के वक्त क्राइम नहीं होता, महिलाएं जा रही हैं, सब उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए, कुछ नहीं होता। उसका भी कारण, यहाँ भीड़ इतनी, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, प्री कोरोना एज की बात कर, यहाँ इतनी भीड़ है कि क्राइम करके आदमी भागेगा भी कहाँ, एक से दूसरे से टकराएगा, गाड़ी ले जाएगा तो पार्क कहाँ करेगा, पार्किंग नहीं मिलती। तो बहुत छोटी सी समस्या मैंने आपको बताई। तो हर चीज को समझने की जरूरत है, क्यों होता है, ऐसा होता ही क्यों, उसका सवाल के पीछे आप पड़ जाएंगे। जब पीछे पड़ जाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा, जब जवाब मिलेगा तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा तो आपको चीजें लॉजिकली समझ में आनी शुरू होंगी। हर चीज का जवाब है, आपको नहीं मिला होगा पर है। आपको नहीं मिला होगा, शायद आपने कोशिश नहीं की, या कोशिश की तो आपने उतना लॉजिकली उसको विवेचन नहीं किया, उसका क्या, क्यों, कैसे। हर चीज के बाद खुद से पूछिए क्या, क्यों और कैसे। सीजनल फ्रूट्स आते हैं, क्यों आता है? गर्मियों में ही आम क्यों आता है? हर चीज का जवाब, हर चीज, ऐसी कोई बात ही नहीं इसका जवाब नहीं। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दे नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे डिस्कस करने में खराबी ये है कि सुधार तो कम होता है, झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, किसी को भी वोट दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको भी वोट दें उसके सामने संटी लेकर खड़े रहिए कि तुमको वोट दिया, अब तुमको करना पड़ेगा। जैसे क्लास में टीचर हमने अच्छे से लेसन पढ़ाया है, अब तुमको पास होना पड़ेगा। जिसको भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक से। लेकिन अगर आपने संटी रख दी और आपने कहा नहीं आप ही हैं, बस आप वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि आपने कह दिया आप ही, और वो तो प्रोफेशन है। हमारे देश में पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, पहले तो सच को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन है। लोग कहते हैं जर्नलिज्म एक मिशन है, नहीं हो सकता मिशन, क्योंकि चीजों को चलाने के लिए खर्चों की, पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पैसा आप किस तरह से कमा रहे हैं, ये बात आप अगर सही सवाल उठाएंगे, सही जवाब मांगेंगे, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार हैं। जैसे पॉलिटिशियंस रहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे देश में अपने प्रोफेशन के साथ सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई है तो पॉलिटिशियन। सत्ता पक्ष अपना नहीं छोड़ता, विपक्ष अपना नहीं छोड़ता, और हम दोनों पे छोड़ देते देश को। जी, ये तो है सर कि डेमोक्रेसी में हमको अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हंटर हाथ में, जनता के हाथ में हंटर लेना होगा। किसी किताब में लिखा हो ना लिखा हो, आप यकीन मानिए, जिस लोकतंत्र में जनता ने अपने हाथ में हंटर ले लिया, वो लोकतंत्र सबसे सही चलता। और हंटर लेने का मतलब कोई बेवजह परेशान करने की बात नहीं। कोई समस्या है, क्यों है, कब होगी पूरी, कैसे होगी पूरी, क्यों नहीं हो रही है पूरी, अभी तक क्यों नहीं हुई, उस पर बार बार सवाल उठाना, बार बार। मिश्रा सर कुछ पूछना चाहेंगे? मिश्रा सर अनम्यूट करिए। हाँ, माइक ऑन कीजिए मिश्रा सर। मिश्रा सर माइक ऑन कीजिए। माइक शायद ऑन करना पड़ेगा। मिश्रा सर नहीं, एक्चुअली उनका माइक ऑन है, बट आई थिंक माइक ऑन है, लेकिन शायद वो ईयरपीस यूज नहीं कर रहे हैं। उनको अगर आप ईयरपीस यूज करने के लिए बोलेंगे तो हो पाएगा, और शायद ईयरपीस यूज करना होगा। सर जब तक उनका क्वेश्चन आ रहा है, एक स्टूडेंट है डिम्पल करके, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट दैट
particular news is correct without any mirch masala, and also people are losing trust from the journalist or media field because they think they are basically biased. मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं माइक में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर आप लोग म्यूट कर लेंगे तो मैं इसका जवाब देता हूँ। मान लीजिए आपने आज पहली बार अखबार पढ़ा इस देश का, आप कभी नहीं बता पाएंगे वो खबर सच है या झूठ, क्योंकि आपने आज पहली बार पढ़ा। आपने पिछले पढ़ा था, आपको पता है क्या हो रहा है पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर। तो एक दिन में तो ये चीज नहीं आएगी। आज अगर मैं जिंदगी में पहली बार अखबार खोलकर पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या मालूम इसमें सच लिखा है, झूठ लिखा है, क्या पता। इसीलिए एक जर्नलिस्ट का काम है, एक मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, मैंने शायद पहला आर्टिकल 12-13 साल की उम्र में लिखा होगा, तभी से मैंने कविताएं भी लिखी। वो इनबिल्ट होता है वो सवाल, वो आपको, मैंने जब मैं छोटा था उस वक्त मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मैंने पहला सवाल किया कि मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा सरनेम पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने उसी पर सवाल उठाया और उस पर मैंने लेटर लिखा, लेटर टू एडिटर, और वो छप गया। उन्होंने कहा यार ये 13-14 साल का लड़का इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझे तो समझ में नहीं आया ये बात कि मेरी क्या गलती है। तो मैंने वो सवाल उठाया, उस उम्र में उठाया, उस वक्त जितना भी पढ़ सकता था, समझ सकता था। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, आप अपने आसपास की चीजों को पढ़ना शुरू करिए, जानना शुरू करिए, समझिए। मैंने कहा ना, क्या, क्यों, कैसे, ये जब पूछते रहेंगे तो सारे जवाब आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलने शुरू हो जाए। आज हम अपने देश की बहुत सी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में बहुत समय से जान रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि हमने उनके बारे में लंबे समय से सुना है। तो कोई भी समस्या, कोई भी खबर एक दिन में पहली बार समझ में तो कभी नहीं आएगी, आपको उसके पीछे की हिस्ट्री जाननी। मैं आपके मंच पर एक बात अपनी रखना चाह रहा था अपनी तरफ से, और आप लोग फिर डिसाइड करिए। आपके जर्नलिज्म में जो भी अच्छे 5-6 बच्चे हों, आप बताइए मुझे, मैं एक परिचर्चा अपने प्लेटफॉर्म पर आयोजित करूंगा। टॉपिक भी वो खुद चुन सकते हैं, डिस्कशन भी वो खुद कर सकते हैं। मैं समझना चाहूंगा कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, क्या उनके सोच विचार हैं, और ये मौका मैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर देना चाहूंगा। मेरे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर एक साथ हम एक परिचर्चा करेंगे। आप स्वयं चुनिए आपके कौन से छात्र होंगे, उनका क्या टॉपिक होगा, और हम बिल्कुल इसको एक मैं अपने प्लेटफॉर्म पर रखना चाहूंगा कि किस तरह से उन बच्चों की सोच है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आने वाले समय में तो यही लोग जर्नलिस्ट बनेंगे, यही हमारे सामने खबरों को लेकर आएंगे। इनका दृष्टिकोण जानना, इनकी सोच जानना, इनकी अप्रोच जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी तरफ से ये रख रहा हूँ, और आप लोग विचार करके मुझे बता दीजिए। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, अब अपने बच्चों को जरूर एनकरेज करें तो उसमें पार्टिसिपेट करें। सर को हेडफोन, राइट, जस्ट मैसेज हिम टू। और भी जानना चाहूंगी कि आजकल बड़ा शोर है मीडिया में, बहुत शोर है, इसमें आम आदमी की आवाज बनते हैं, सफाई बच चुकी है, कुछ दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है। मतलब और आप फेसबुक, इंस्टा ये सब देखेंगे तो चीजें निकल कर आती है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। इतना मैं माफी चाहूंगा, मिश्रा जी को अपना माइक म्यूट करना होगा, मैं आपकी बात बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। जी मिश्रा सर, अपना माइक म्यूट करें। हाँ, अब बताइए। जी, मैं ये कह रही थी सर कि आजकल बहुत शोर है मीडिया चैनल्स में, इतना ज्यादा हल्ला है कि सच क्या है झूठ क्या हम ये जान ही नहीं पाते हैं। जो सच्चाई है वो तो कहीं दब सी गई है, आम आदमी की आवाज भी सुनाई नहीं देती कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इतनी चीजें, मतलब ये बिकॉज ऑफ ये कि आप वही दिखाइए वही बोलिए जो हम कहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। और उसके बाद में तो आम आदमी तो कहीं नजर ही नहीं आता है, दिखता ही नहीं, उनकी समस्या भी कहीं नजर नहीं आती। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये शोर थोड़ा सा कम हो तो हम कुछ अपनी आवाज भी तो कह सके, कुछ बोल सके। देखिए विनीता जी, जब आपको अपना माइक भी म्यूट करना होगा। देखिए, जब हम
अपनी किसी बीमारी से परेशान होते हैं और हमें उसका इलाज नहीं मिलता तो हम एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे से तीसरे के पास जाते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। हमारे देश के जितने भी मीडिया संस्थान हैं ये उन्हीं डॉक्टर्स की तरह हैं जो या तो इलाज करना नहीं चाहते या करना नहीं जानते। तो इसलिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा निकल कर आया है जहां देश की जनता अपनी बात खुद कह सकती है। आज आप हो, कोई भी हो, कहीं भी बैठा कोई व्यक्ति हो, चाहे दुनिया में पहली बार वो फेसबुक या ट्विटर यूज कर रहा हो, पर एक लाइन में अपनी बात कह सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी, जो उसको 4 लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अपनी बात को संगठित रूप से रखने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं हर शहर के एक फेसबुक हैंडल होने चाहिए जो उस शहर के लोग मैनेज करें, कम्युनिटी के हैंडल्स हो, कम्युनिटी के फेसबुक पेजेस हो। आप अपनी बात लिखिए, रखिए, फिर आप कुछ ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं जहां से आपको लगता है कि आपकी आवाज को और बल मिलेगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर हमेशा ऐसे लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने अभी इस सैटरडे से रात 9 बजे एक सिलसिला शुरू किया है। मैंने लोगों को खुला मंच देना शुरू किया है। जो मेरे दर्शक हैं वो रात को 9 बजे शनिवार को आए, अपनी बात रखें, कोई भी समस्या हो सकती है। उस समय उस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक मंच मिलेगा अपनी बात कहने, और हो सकता है उस मंच पर बात रखते समय ही आपको उसके लिए कोई कानूनी विशेषज्ञ मिल जाए, कोई कानूनी सलाहकार मिल जाए, या किसी तरीके से कोई एक पहल हो, तो वो हमें खुद करनी होगी। जब हमारे शहर का अस्पताल काम नहीं आता है तो हम दूसरे अस्पताल में जाते हैं। तो बस वही तरीका हमें अपनाना होगा कि जब देश का मीडिया आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप अपने मीडिया पर वो बात करें और उसको प्रसारित करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, सुशांत सिंह राजपूत मामले को किसी न्यूज चैनल ने नहीं उठाया, देश की जनता ने उठाया। वहां से वो न्यूज चैनल पे पहुंचा, उन्होंने बताया। और आज भी न्यूज चैनल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे फला चीज वायरल हो रही है, चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। उनको भी लगता है इससे टीआरपी आएगी। तो ऐसा अविनाश आपको पूछना चाहूंगी सर शायद I'm just looking forward with the questions the student are asking. Yes, Mishra sir. Please unmute yourself. हाँ, पूछिए। जी पूछिए मिश्रा जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ मिश्रा जी को। मिश्रा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। I think no problem. So please use the headphone. बोलिए सर। अविनाश आपने क्वेश्चन पूछ रही थी? जी मैम, एक स्टूडेंट है, उसने पूछा है कि सर जब भी कोई न्यूज हमें मालूम होता है कि फेक है, सपोज आप एक न्यूज चैनल, एक मीडिया से आप कनेक्टेड हैं, आपको पता है कि ये न्यूज गलत है एंड किसी न्यूज चैनल में दिखा रहा है कि समवॉट वो चीज सही दिखा रहा है, तो उस समय हम कैसे, मतलब उस टाइप पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन हटा के जो न्यूज चैनल बोलना चाह रहा है उस पे आप वो चीज कैसे कंपेयर करते हैं या कैसे कंट्रोल करते हैं बेसिकली? देखिए, फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि अध्ययन सुमन ने सुसाइड कर लिया है। ऐसी खबर उन्होंने दिखा दी थी। बाद में उसका रिएक्शन ये हुआ कि शेखर सुमन ने जी न्यूज पर केस कर दिया। जिस वक्त वो खबर आ रही थी उस वक्त बतौर जर्नलिस्ट मुझे ये लगा कि मुझे शेखर सुमन को फोन करना चाहिए। मैंने उस खबर पर कोई वीडियो नहीं किया, और मुझे लगा कि इस खबर को अगर मुझे चलाना है तो पहले मैं शेखर सुमन से बात करूंगा, या जो भी उस खबर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, कंसर्न अथॉरिटी हैं, उनसे सत्यापन करके ही हम चलाते हैं। कोई भी आप, अच्छा आजकल क्या होड़ रहती है, फर्स्ट ब्रेकिंग, सबसे पहले। देश की जनता आपसे सबसे पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, देश की जनता आपसे सबसे सच एक्सपेक्ट कर रही है।
ये आपकी अपनी राइवलरी है, ये आपका अपना बनाया हुआ गिमिक है कि सबसे पहले आपने बताया। क्या फर्क पड़ता है कि आपने 2:02 पे बताया, 2:15 पे बताया, लेकिन आपका सच बताना जरूरी है। कहीं कोई ट्रेन छूटी जा रही, घटना तो हो चुकी है, आप बता रहे हैं, बताने में भी रेस है, बताने में भी रेस, और आप इस रेस में कई बार गलत बता देते और क्रेडिबिलिटी जो जाती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो गलत खबर दे दे, मुझे तो लगता है उसको जीवन भर के लिए बॉयकॉट कर देना चाहिए कि हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमको गलत खबर बताई, इसका माफी क्या है? भरोसा टूटा ना, भरोसा टूटने की कोई सजा होती है क्या इस दुनिया में? भरोसा तो टूट जाता है, पर एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर कभी दोबारा नहीं जुड़ता। लोग लाख कह ले, एक बार एक ब्रांड की चीज खराब निकल गई, लोग कहते हैं मैं वो ब्रांड नहीं खरीदूंगा। भाई वो तो खराब होता है। तो हम तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ही सीखते हैं। पर्दा उस पर हम ऐसे डाल लेते हैं, चलो एक बार की बात है, हो गई होगी, लेकिन अगर कहीं दोबारा हो जाए तो लोग कहते हैं देखा, पहले ही बोला था ये खराब। तो हम तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीख रहे हैं। सवन, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। बहुत हम हमेशा से सुनते आए हैं और हम पढ़े भी हैं कि बहुत सारे लॉज एंड एथिक्स हैं मीडिया को रन करने के लिए, किसी मीडिया इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअल में कौन से लॉज और एथिक्स का बात होती है जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं और हम जो चीज देख रहे हैं कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मैं पहले ये न्यूज दिखा दूं, उस चक्कर में बहुत बारी ऐसी होता है कि बहुत न्यूज चैनल बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि उनके एथिकल वे से या लॉज से कहीं ना कहीं अपोजिट रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से लॉज के बारे में बात होती है और क्या चीज ऐसी नई हम उसमें ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट सोचना ही बंद कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट से तो हम कोसों दूर हो गए और हम हो गए हैं कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं या ताकतवर पदों पर बैठे हैं या जिनके पास पैसा है, जिनके पास बल है, हम उनके चहेते बनना चाहते हैं। तो मैं न्यूज चैनल्स और अखबारों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सत्ता में जो लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, बल है, वो तो 1-2% भी नहीं है, क्या आप चाहते हैं आपका चैनल वो लोग देखें, या आप चाहते हैं कि देश की 130 करोड़ की जनता आपको देखे? कौन देखे? मैंने जब बॉलीवुड को लेकर बोलना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि तुमको तो सब जानते हैं, बॉलीवुड में सारे बड़े बड़े स्टार्स जानते हैं, तुम मत बोलो, तुम्हारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। मैंने कहा भाई, मैं पहले नहीं बोलता था क्योंकि मैं किसी टीवी चैनल में नौकरी करता था। आज ही तो मेरा खुद का अपना चैनल, मुझे किसका डर है? और अगर कोई खान कपूर मुझे नहीं देखेगा या मुझसे नहीं मिलेगा तो मुझे इससे फर्क क्या पड़ना है? अगर मुझसे 130 करोड़ जनता जो देश की वो जुड़ जाती है तो मुझे क्या जरूरत है कि कौन सा मंत्री मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो इसलिए खोलते हैं कि आपको 2 लोग देखें या आपको 2 करोड़ लोग देखें। जाहिर है ज्यादा लोग तब देखेंगे जब आप उनसे जुड़ी, उनसे सरोकार की, उनकी बात करें। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट अंबानी की शादी में किसने क्या पहना था। सॉरी, मैं इसको जर्नलिज्म नहीं मानता। मेरे लिए ये जर्नलिज्म है कि कौन से गांव में आज कितने बच्चे भूखे सो गए थे, कितने गांव में बच्चों को पशु का चारा दे दिया गया मिड डे मील में, वो है खबर मेरे लिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने कितने करोड़ की गाड़ी खरीदी है या नहीं खरीदी है। हाँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर एक किसी बच्चे के लिए कुछ कर पाऊं जिसको करोड़ों रुपए का इंजेक्शन लगना है और मैं उसके बारे में 1 घंटे बात करके उसके लिए 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख जुटा पाऊं, मेरे कहने पर अगर लोग आ जाते हैं तो मैं हूं जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट वो नहीं हूं जो मैं किसी ने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, मैंने उसका फोटो दिखा दिया सबसे पहले और सबसे पास से क्लोजअप और बार बार दिन में 6 बार। ये जर्नलिज्म नहीं। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? माइक ऑन कीजिए अपना। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, तो अविनाश, हमने काफी समय ले लिया है सबका और मेरा एक अगला सेशन भी है 4 बजे, एक इंटरव्यू कर रहा हूं मैं। वोट ऑफ थैंक्स मिस अविनाश। Thank you so much, sir. First of all, it's an honor for us
फॉर एंटायर कलिंगा यूनिवर्सिटी, सारे ऑडियंस का जो आपको हम सुन पा रहे हैं, बिकॉज हम तो आपको डेली सुनते हैं कहीं ना किसी जरिए से हर जगह, बट पर्सनली ऐसे इंटरेक्शन करना, 1-to-1 इंटरेक्शन करना इज सच अ थिंग जो आप डायरेक्टली समझ पाते हैं चीज़ों को, मुद्दों की जड़ तक पहुंच पाते हैं. सो दैट थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सारे दर्शकों को, सर को, मिश्रा सर को, विनीता मैम को, कलिंगा यूनिवर्सिटी के सारे डिग्निटरीज को, मैं सबको सर थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमारी मदद करके आज ये इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया है. एंड आपने सर जो बोला कि स्टूडेंट्स को, कुछ 5-6 स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली में ईगर हैं चीज़ों को जानने के लिए, कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए, मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी और उनसे बोलूंगी कि टॉपिक के साथ आप आएँ, सो दैट आप आपने जो ऑफर दिया, जो अपॉर्चुनिटी दी है बेसिकली, वो हम चीज़ें स्टूडेंट्स को दे पाएँ. सो थैंक यू सो मच सर. आप बहुत अच्छा टाइम रहा, ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन था एंड आई थिंक एवरीवन एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स.